हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रोल ऑफ क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने किया बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड आज हम करेंगे रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन द इंडियन इकोनॉमी। जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम से इकोनॉमी में डेवलपमेंट होती है। तो बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी में कैसे डेवलपमेंट लाती है, तो आज हम करेंगे इसका रोल। फर्स्ट वन इज रिमूविंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हम कहते हैं जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं इनमें कैपिटल फॉर्मेशन की कमी होती है। इनकी डेफिशिएंसी को कैसे रिमूव किया जा सकता है? बाय द वे ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएट करता कौन है? बैंकिंग सिस्टम। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं? वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं जिससे हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो हम चाहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की रेट बहुत ज्यादा हाई हो, कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को इंक्रीज करने के लिए बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन को कम करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो है एक इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास मनी नहीं है तो मनी प्रोवाइड कौन करवा रहा है? हमें मनी प्रोवाइड करा रहा है हमारा बैंकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग सिस्टम हमें कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फंड प्रोवाइड करवाता है। सो इट इनकरेज इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी। एंड सेकंड वन इज क्रेडिट क्रिएशन। हमने कहा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है? जैसे बैंकिंग सिस्टम चलता है, मेरे पास मान लो कुछ पैसे हैं, मान लो 1000 है, मैंने 1000 बैंक में डिपॉजिट करा दी, वो क्या होगा? प्राइमरी डिपॉजिट। तो बैंक के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आइडल मनी डिपॉजिट करा देते हैं। तो बैंक क्या करता है? मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है एंड बैंक उस मनी को क्या करता है? यूटिलाइज कर लेता है। कैसे? वो किसी सेकंड पर्सन को लोन प्रोवाइड कराता है। बैंक लिक्विडिटी रेशियो रखकर बाकी पैसा किसी सेकंड पर्सन को लोन पर दे देता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। जो सेकंड पर्सन है, जे ए पर्सन था एंड दिस इज द बी पर्सन। बी पर्सन को जो लोन दिया है उसको कैश में नहीं देता, उसको क्या करते हैं? उसके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो जे भी क्या हो गया? बैंक के अकाउंट में आ गया। तो जे क्या बन गया? सेकेंडरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी से सेकेंडरी डिपॉजिट बनते जाते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इक्वल्स टू द डिमांड डिपॉजिट। तो हो गए हमारे पास डिमांड डिपॉजिट। क्रेडिट क्रिएट कितना हो गया? सिर्फ 1000 था, मान लो सीआर 10% है, 10% उसका रखकर 900 लोन दे दिया। तो 900 हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट आ गए, 1000 प्राइमरी डिपॉजिट आ गया, टोटल बन गया 1900। तो डिमांड डिपॉजिट कितने हो गए? 1900। तो जो 900 है इसका भी 10% रखकर बैंक आगे लोन पर दे देता है। सो इस तरह क्या होता है? मल्टीप्लायर चलता जाता है। तो इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। जो इकोनॉमी में डिमांड डिपॉजिट होती है वो होती है 1/CRR। CRR होती है कैश रिजर्व रेशो, जो बैंक को अपने पास कैश में रखनी पड़ती है। जे आरबीआई डिटरमिन करती है, एक तरह से जो सेंट्रल बैंक की रेशो होती है। इकोनॉमी में जितने भी बैंक्स हैं, बैंक में जितने भी डिपॉजिट्स हैं, उनका कुछ परसेंट हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। तो जो डिमांड डिपॉजिट होती है 1/CRR इनटू प्राइमरी डिपॉजिट। इस तरह हम कह सकते हैं अगर CRR 10% है तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 10% कैसे हो जाएगा? जितना भी जे है 1/10 इंटू 100, तो इससे कम हो गया तो 10 टाइम्स हो गया। तो क्रेडिट क्रिएट करने वाला कौन है? बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट करता है जिससे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम के ओपन होने से, बहुत सारी ब्रांचेस ओपन होने से
कमर्शियल बैंक, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इन सब में बहुत सारे वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम खुद ही वैकेंसी क्रिएट करता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आफ्टर दैट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड मिलता है जिससे हम न्यू एंटरप्राइजेस ओपन कर सकते हैं, तो नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, रिसर्च के लिए हमें पैसा मिलता है जिससे कैसे हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज इट प्रमोट सेविंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। जो बैंकिंग सिस्टम है लोगों की सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करता है, क्योंकि जो बैंक्स हैं हमारी आइडल सेविंग्स को अपने पास रखते हैं। हमें क्या लालच देते हैं, हमें कहती है आपके पास कुछ मनी पड़ी है, जी मनी आइडल पड़ी है, अगर आप इसको बैंक में डिपॉजिट करा दोगे तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अपने आइडल मनी को क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। जब हम छोटे छोटे सेविंग्स करने लग जाते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है सेविंग्स करने की। तो बैंक्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं हमारे आइडल सेविंग्स को मोबिलाइज करने में और हमारी हैबिट इंक्रीज करने में कि हम भी बैंक में अपनी मनी को डिपॉजिट कराएं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स लोन टू कंज्यूमर एक्टिविटीज। जो बैंकिंग सिस्टम है ये कंज्यूमर एक्टिविटीज के लिए भी लोन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि एक कंज्यूमर की बहुत सारी नीड्स होती हैं। उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए अगर हमें लोन चाहिए, लोन कहाँ से मिलता है, बैंकिंग सिस्टम से। मुझे हाउस चाहिए, मेरे लिए अपना होम परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, तो कंज्यूमर एक्टिविटी से है, इसके लिए बैंक मुझे लोन प्रोवाइड करा रहा है। अगर मुझे ऑटोमोबाइल चाहिए इसके लिए भी लोन दे रहा है। मुझे अपनी स्कूटी चाहिए, व्हीकल चाहिए, या फिर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, कुछ भी चाहिए, इन सब चीजों के लिए बैंक मुझे लोन प्रोवाइड करा रहा है। तो जो बैंक्स हैं कंज्यूमर एक्टिविटीज के लिए भी लोन प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो गुड्स ड्यूरेबल हो चाहे नॉन ड्यूरेबल्स हो, सभी गुड्स के लिए लोन कहाँ से मिलता है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते कौन है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, जिसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सरकार अब चाहती है कि हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो, इसके लिए सरकार ने क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना ये मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन कर रहे हैं, बैंक्स कर रहे हैं। जब भी हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, बैंक हमारे अमाउंट को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपने पास रखता है। अगर हम लोन लेने जाएं तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो चुका है, जिससे हम ज्यादा एक्सपेंडिचर करने लगे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करते हैं, बैंकिंग सिस्टम करता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं उनको इंप्लीमेंटेड भी कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही किया जाता है। जैसे हम कहते हैं रेपो रेट में चेंज हो गया, बैंक रेट में चेंज हो गया, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में चेंज होता है, एंड क्वालिटेटिव मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज होगी। तो इन सब चेंज में बैंकिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स द प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। जो बैंकिंग सिस्टम है ये इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। प्राइस स्टेबिलिटी कैसे आती है, हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे प्राइस स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है जब प्राइसेस राइज करती हैं, एंड डिफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, जब प्राइसेस डिक्रीज करती हैं। अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या हुआ, जो लोगों की डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम डिमांड को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए बैंक क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देता है। इन्फ्लेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना आइडल मनी, अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कराना प्रेफर करोगे। एंड नंबर 2, अगर आपने गुड्स परचेज करनी है उसके लिए आपको लोन भी कॉस्टली मिलेगा, इसीलिए क्या करोगे, अब अपनी डिमांड को पोस्टपोन भी कर सकते हो। दैट्स वाई इन्फ्लेशन में क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। एंड
इसके ऑपोजिट डिफ्लेशन में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करता है। तो जो बैंकिंग सिस्टम है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी रहे। नेक्स्ट इज एक्सचेंज स्टेबिलिटी। हम चाहते हैं कि एक्सचेंज रेट है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो, डिक्रीज ना हो। जैसे हम रुपये को डॉलर के साथ या किसी और करेंसी के साथ कंपेयर करें, अगर ये ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, फॉरेक्स में चेंजेस आते हैं, एंड इसके अलावा जब एक्सचेंज रेट चेंज होता है इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमें अपने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को स्टेबल बनाना है, इसके लिए बहुत जरूरी है एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाई जाए। अगर हम एक्सचेंज मार्केट में स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाए तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमी का ट्रेड प्रमोट होता है। हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब एक्सचेंज रेट अनस्टेबल होता है, इसके लिए गवर्नमेंट या बैंक्स क्या करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज है इसको सेल कर देते हैं और परचेज कर लेते हैं, जिस वजह से एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहती है। तो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करना या सेल करना, इससे एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगी, जिससे इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फैसिलिटीज फॉर ट्रेड। जो ट्रेड है, ट्रेड के लिए हमें पैसे की जरूरत है, चाहे नेशनल लेवल पर करो, डोमेस्टिक लेवल पर करें, इंटरनेशनल लेवल पर करें, तो इसके लिए बहुत ज्यादा हमें फिनांस की जरूरत होती है। तो जो फिनांस प्रोवाइड कौन कराता है, बैंकिंग सिस्टम कराता है। तो जैसे बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज देते हैं, उनके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे भी ज्यादा पैसा वो निकलवा सके, ओवरड्राफ्टिंग इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। इनको ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, आज मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको डिस्काउंट कर देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे ट्रेड भी प्रमोट होता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए, उनकी रेनोवेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। वो मनी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, हमें बैंकिंग सिस्टम ही देता है। तो जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आया, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आता है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करना, जैसे मेरे पास कोई न्यू आइडिया है, मैं इनोवेटर हूँ लेकिन मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं अपने इनोवेशन को प्रैक्टिकली ला पाऊँ, तो इसके लिए एक नए एंटरप्रेन्योर को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड कराते हैं ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हो सके, प्रमोट हो सके। इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड कर ले, जिस सभी सेक्टर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो एक दूसरे को असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहते हैं हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये भी नए नए वे से इन्वेस्टमेंट करे, नए तरीकों से एग्रीकल्चर करे, प्रोडक्शन करे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए एंड इसके लिए हाई यील्डिंग सीड्स चाहिए। तो इसके लिए लोन कौन प्रोवाइड करा रहा है, इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो बैंकिंग सिस्टम देता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में रहने वाले लोगों की इनकम इंक्रीज करने के लिए जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्मिंग, इन सब चीज़ों के लिए अगर उनको लोन चाहिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये सब लोन कौन दे रहा है, हमें बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। सो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन कभी स्टेबल नहीं रहती, इकोनॉमी कभी अप्स कभी डाउन, अप्स डाउन चलते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कभी बूम आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, रिकवरी होगी। तो जो हमारे बिजनेस साइकिल है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इकोनॉमी फ्री होती है, ये सिर्फ मार्केट फोर्सेस के अंडर वर्क करती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती।
तो उस इकोनॉमी में जो बैंकिंग सिस्टम है वो ही क्या करता है, ट्रेड साइकिल से इकोनॉमी को बचाता है। जो बूम है, रिसेशन है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो बैंकिंग सिस्टम ही फाइनेंस में कमी कर कर्जे इंक्रीज करके इकोनॉमी को डिप्रेशन से बचाता है। जैसे हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो इकोनॉमी की जी सिचुएशन हमेशा चलती रहती है, कभी हम ऊपर चले जाते हैं और कभी डाउनवर्ड आना शुरू कर देते हैं। तो इन एक्सट्रीम सिचुएशन को बचाने के लिए बैंकिंग सिस्टम ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट इज बैलेंस डेवलपमेंट। हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी में बैलेंस डेवलपमेंट हो, सिर्फ एक सेक्टर ही डेवलप ना हो, सभी सेक्टर डेवलप होनी चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, इन सबको डेवलप करना हमारा पर्पज है। तो इकोनॉमी में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम कहते हैं कुछ एरियाज रूरल एरियाज हैं, कुछ अर्बन एरियाज, रूरल एरिया को नहीं अर्बन एरिया, इन दोनों को डेवलप करना एंड रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कोई बैकवर्ड रीजन है, रिमोट एरिया है जहां पर एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, तो उसके लिए भी बैंकिंग सिस्टम असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। रूरल एरिया में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, जो छोटी छोटी फार्मिंग है, जैसे हम कहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री होगी, पोल्ट्री फार्मिंग होगी, इन सब के लिए भी पैसा प्रोवाइड करते हैं ताकि इकोनॉमी के सभी लोगों की डेवलपमेंट हो सके। तो बैलेंस डेवलपमेंट के लिए जिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हम चाहते हैं हमारे देश में गवर्नमेंट है हमारी हेल्पर बनकर हमारे सामने है। तो ये हेल्पर कैसे बनेगी, अगर इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दे। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज कैसे होगी, अगर उसकी इनकम कम है, उसकी रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो लोगों पर टैक्स बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। टैक्स बर्डन भी इंक्रीज ना हो, गवर्नमेंट हमारी हेल्प भी करे, तो गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट ऑप्शन होती है लोन की। लोन के साथ भी अगर पैसा पूरा ना हो तो गवर्नमेंट करती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट नए नोट प्रिंट कर रही है, तो नए नोट प्रिंट करके इकोनॉमी में पैसा लेकर आ रही है। जैसे आरबीआई से नए लोन लिया, वो भी क्या हो गया, इकोनॉमी में नया करेंसी आ गई। तो नई करेंसी आने से डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाती है। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, न्यू करेंसी प्रिंट करती है, तो हम उसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग से हमारी इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन है, हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम इकोनॉमी को रिकवर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम ही हमारी इकोनॉमी का बेस होता है। हम चाहते हैं जो हमारा सर्विस सेक्टर वो डेवलप करे। सर्विस सेक्टर डेवलप कैसे करेगा, अगर बैंकिंग सिस्टम डेवलप होगा, अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बैंकिंग सिस्टम ये एक इकोनॉमी का बेस माने जाते हैं। इसके ऊपर ही इकोनॉमी डेवलप करती है। अगर हमें एक इकोनॉमी को डेवलप करना है, इकोनॉमी के लिए एफर्ट्स करने हैं, इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, इस सब के लिए बैंक ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये था रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम। विद दिस हमारा रोल ऑफ क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।